शहर के नॉइज से दूर आज मैं और प्रशांत निकल रहे हैं अपने एक नए हिमालयन ट्रैक पर। एक ऐसी जर्नी जहां रोड्स पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं, जहां रिवर्स पूरे सफर में हमारे साथ फ्लो करती हैं और जहां हर टर्न पर नेचर का एक नया साउंड, एक नया फ्रेम और एक नया इमोशन फील होता है। इस बार हमारा डेस्टिनेशन है उत्तराखंड हिमालय के अंदर छुपी हुई एक मैजिकल वैली। एक ऐसी वैली जहां ट्रेल के दोनों तरफ माउंटेन्स खड़े होते हैं। क्लाउड्स कभी सिर्फ स्काई में नहीं रहते, बल्कि आपके आसपास वॉक करते हुए फील होते हैं। और फ्लावर्स सिर्फ ग्राउंड पर नहीं खिलते, पूरी वैली को एक लिविंग पेंटिंग बना देते हैं। ये प्लेस सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, इस प्लेस को दुनिया ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और लोग इसे सिर्फ जन्नत नहीं कहते, ये सच में हिमालयस के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा हेवन है। दिस इज वैली ऑफ फ्लावर्स, इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल हिमालयन लैंडस्केप्स में से एक। वेलकम टू ट्रैक गुरु इंडिया। चलिए चलते हैं जयपुर से वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ धाम की एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर। डे 1। जयपुर से लॉन्ग ड्राइव के बाद हमारी जर्नी का पहला मेजर हॉल्ट था देवप्रयाग। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ धाम या उत्तराखंड के अपर हिमालयन रीजन की जर्नी प्लान कर रहे हैं तो ऋषिकेश इस रूट का एक मेन सेंटर पॉइंट है। ऋषिकेश से देवप्रयाग अराउंड 70 से 75 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और नॉर्मल रोड कंडीशन में ये ड्राइव लगभग 2 से 3 आवर्स का एक्सपीरियंस होती है। ऋषिकेश के बाद रोड धीरे धीरे माउंटेन्स के अंदर एंटर करने लगती है। एक साइड पहाड़, दूसरी साइड रिवर और बीच में वाइंडिंग हिमालयन रोड। यहीं से जर्नी का रियल माउंटेन फील स्टार्ट होता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के तेहरी करवाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये प्लेस अराउंड 472 मीटर की ऑल्टीट्यूड पर है। लेकिन देवप्रयाग की इंपॉर्टेंस सिर्फ ऑल्टीट्यूड या लोकेशन की वजह से नहीं है। ये प्लेस स्पिरिचुअल और ज्योग्राफिकल दोनों तरह से बहुत स्पेशल है। देवप्रयाग पंचप्रयाग में से एक है और यहीं पर 2 पवित्र रिवर्स भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं। भागीरथी रिवर गंगोत्री साइड से आती है और अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ साइड से फ्लो होती हुई देवप्रयाग तक पहुंचती है। और देवप्रयाग के इसी सेक्रेट संगम के बाद इन दोनों रिवर्स को एक नया नाम मिलता है, गंगा। यानी देवप्रयाग से ही गंगा रिवर का नामकरण माना जाता है। जब आप देवप्रयाग संगम को ऊपर से देखते हैं तो दोनों रिवर्स का कलर और फ्लो क्लियरली डिफरेंट फील होता है। एक तरफ भागीरथी का स्ट्रॉन्ग करंट और दूसरी तरफ अलकनंदा का वाइड फ्लो, और फिर दोनों का मिलकर गंगा के रूप में आगे बढ़ना, ये व्यू सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बल्कि डीपली स्पिरिचुअल फील देता है। डे 1 में हमने देवप्रयाग का मेन संगम एक्सप्लोर किया। संगम के पास खड़े होकर रिवर साउंड, पहाड़ों का साइलेंस और टेम्पल बेल्स की आवाज पूरी जर्नी को एक पीसफुल स्टार्ट देती है। यहाँ का मार्केट एरिया भी सिंपल और ट्रेडिशनल फील देता है। छोटी छोटी शॉप्स, पिलग्रिम्स का मूवमेंट, लोकल लाइफ और पहाड़ी टाउन का काम एटमॉस्फेयर। फिर हम फुटब्रिज की तरफ गए, जहां से देवप्रयाग का फुल रिवर व्यू और भी सिनेमैटिक लगता है। ब्रिज पर खड़े होकर एक साइड संगम का व्यू, दूसरी साइड माउंटेन्स के बीच फ्लो होती रिवर और नीचे डीप वैली का फ्रेम आंखों के लिए एक परफेक्ट हिमालयन सीन क्रिएट करता है। देवप्रयाग का एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है रघुनाथ जी मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं देवप्रु और भी ब्यूटीफुल होता जाता है। रघुनाथ जी मंदिर भगवान श्री राम को डेडिकेटेड है। लोकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने यहीं तपस्या की थी। इसलिए यह मंदिर सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि रामायण से जुड़ी हुई एक स्पिरिचुअल मेमोरी जैसा फील होता है। मंदिर के आसपास का एटमॉस्फेयर पीसफुल है। स्टोन आर्किटेक्चर, पहाड़ी सराउंडिंग्स और नीचे संगम का व्यू इस जगह को और भी डिवाइन बना देते हैं। डे 1 हमारे लिए सिर्फ एक ट्रैवल डे नहीं था, ये जर्नी का स्पिरिचुअल ओपनिंग चैप्टर था। जयपुर से पहाड़ों तक का सफर, ऋषिकेश रूट का माउंटेन एंट्री फील, देवप्रयाग का संगम, रघुनाथ जी मंदिर और गंगा जी का फर्स्ट आइडेंटिटी पॉइंट। यहीं से हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। एक ऐसा स्टार्ट जहां रोड भी ब्यूटीफुल थी, रिवर भी पावरफुल थी और देवप्रयाग का एटमॉस्फेयर
पूरे सफर को एक डिवाइन डायरेक्शन दे रहा था। देवप्रयाग की पीसफुल मॉर्निंग के बाद हमारी जर्नी का नेक्स्ट टारगेट था गोविंद घाट। देवप्रयाग से गोविंद घाट तक का रोड डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास है और माउंटेन रोड्स पर यह ड्राइव नॉर्मली 6 से 7 आवर्स तक फील हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड के माउंटेन्स में डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर से मेजर नहीं होता। यहाँ डिस्टेंस मेजर होता है रिवर के साथ चलती रोड में, हर नए टर्न पर खुलते वैली व्यू में और उन लॉन्ग रेंज माउंटेन फ्रेम्स में जो पूरे सफर को एक सिनेमैटिक रोड जर्नी बना देते हैं। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए रोड धीरे धीरे डीपर हिमालयस के अंदर एंटर करने लगती है। कभी रिवर रोड के बिल्कुल पास फ्लो करती है, कभी माउंटेन्स के बीच छुप जाती है और कभी दूर तक एक लॉन्ग वैली व्यू क्रिएट करती है। इस रूट पे ड्राइव करते वक्त आपको रियलाइज होता है कि उत्तराखंड का माउंटेन रोड एक्सपीरियंस सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होता, ये खुद जर्नी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गोविंद घाट पहुंचने से पहले आता है जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। जोशीमठ इस रूट का मेन एरिया है। यहाँ होटल्स, होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल फैसिलिटीज के काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं तो जोशीमठ या ज्योतिर्मठ में स्टे करना भी एक गुड ऑप्शन है। यहाँ से गोविंद घाट अराउंड 20 से 22 किलोमीटर फर्दर है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग घा नगरिया ट्रैक जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो गोविंद घाट तक जाना बेटर रहेगा। गोविंद घाट में स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जोशीमठ के कंपैरिजन में होटल्स लिमिटेड होते हैं। इसलिए सीजन टाइम में गोविंद घाट स्टे एडवांस प्लानिंग के साथ करना बेटर है। जैसे जैसे हम जोशीमठ से गोविंद घाट की तरफ बढ़ते हैं, लैंडस्केप और भी रॉ और भी ड्रामेटिक फील होने लगता है। हाई माउंटेन्स, डीप वैली, रिवर साउंड और रोड के साथ साथ चलती हिमालयन साइलेंस सब मिलकर एक फीलिंग देते हैं कि अब हम एक्चुअल ट्रैक जोन के पास पहुंच रहे हैं। गोविंद घाट उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये अराउंड 1828 मीटर की ऑल्टीट्यूड पर बसा हुआ एक इंपॉर्टेंट हिमालयन हॉल पॉइंट है। यही प्लेस वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब जर्नी का गेटवे माना जाता है। गोविंद घाट के बाद घानगरिया विलेज के लिए रूट स्टार्ट होता है। घानगरिया ही वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब दोनों के लिए बेस कैंप का काम करता है। डे 2 में हमारा मेन फोकस था देवप्रयाग से गोविंद घाट तक सेफली रीच करना, रोड व्यूज एंजॉय करना और नेक्स्ट डे के एक्चुअल ट्रैक के लिए प्रिपेयर होना। इवनिंग तक हम गोविंद घाट पहुंच गए। यहां पहुंचते ही वाइब चेंज हो जाती है। रोड ट्रिप वाली एनर्जी धीरे धीरे ट्रैक प्रिपरेशन में कन्वर्ट होने लगती है। छोटा सा माउंटेन मार्केट, ट्रैकर्स का मूवमेंट, होटल्स और लॉजेस के बाहर बैग्स, रेनकोट, पॉन्चो, वॉकिंग स्टिक, स्नैक्स और हर तरफ एक ही डिस्कशन, कल घंगरिया ट्रैक स्टार्ट होगा। हमने भी यही नाइट स्टे लिया। बैग्स को लाइट किया, जरूरी आइटम्स अलग रखे, वाटर, स्नैक्स, रेन प्रोटेक्शन और ट्रैकिंग स्टिक रेडी की, क्योंकि नेक्स्ट डे से रोड जर्नी खत्म और एक्चुअल हिमालयन ट्रेल स्टार्ट होने वाला था। गोविंद घाट हमारे लिए सिर्फ एक स्टे पॉइंट नहीं था, ये रोड ट्रिप और ट्रैक के बीच का ट्रांजिशन पॉइंट था। एक तरफ पीछे छूट रही थी कार जर्नी और दूसरी तरफ सामने खुलने वाला था वैली ऑफ फ्लावर्स का रियल ट्रैकिंग रूट। डे 2 का एंड इसी एक्साइटमेंट के साथ होता है। कल से सफर व्हील्स पर नहीं, स्टेप्स पर आगे बढ़ेगा। आज से हमारी जर्नी का एक्चुअल ट्रैकिंग चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। सुबह सुबह हम गोविंद घाट से रेडी होकर निकले और सबसे पहले अपनी कार पार्क की। गोविंद घाट से आगे पुलना विलेज तक डायरेक्ट प्राइवेट कार नहीं जाती, इसलिए यहाँ से हमें लोकल जीप लेनी पड़ती है। हमने भी शेयर्ड लोकल जीप ली, जिसका फेयर अराउंड 60 रुपए पर पर्सन था। छोटी सी जीप राइड के बाद हम पुलना विलेज पहुंच गए और यहीं से ऑफिशियली स्टार्ट होती है घंगारिया ट्रैक। शुरुआत में एनर्जी हाई थी, वेदर भी अच्छा था और एक्साइटमेंट अलग लेवल पर थी। ट्रेल के स्टार्ट होते ही जंगल का फील मिलना शुरू हो जाता है। नैरो माउंटेन पाथ, हरा भरा सराउंडिंग और बीच बीच में दिखते पहाड़ी व्यूज ट्रैक के फर्स्ट पार्ट को काफी ब्यूटीफुल बना देते हैं। शुरू के कुछ किलोमीटर तक लगता है कि ट्रैक कंफर्टेबल रिदम में चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को एल्टीट्यूड, ट्रेल का ग्रेडियंट और बैकपैक का वेट फील होना स्टार्ट हो जाता है। रिवर फ्रंट तक आते आते हमारी एनर्जी भी थोड़ी डाउन होने लगी। हम भी थक गए थे, तो कुछ देर के लिए हमने रेस्ट लिया।
और माउंटेन्स में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अपनी स्पीड समझना। यहाँ रेस नहीं होती, यहाँ रिदम होता है। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हमने फिर से ट्रैक स्टार्ट किया और जैसे ही हम रिवर फ्रंट के पास पहुंचते हैं, पूरा मूड फिर से फ्रेश हो जाता है। जंगल और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। रिवर का व्यू, उसका फास्ट फ्लो और पानी की नेचुरल साउंड, सच कहूँ वो मोमेंट फिर से एनर्जी दे देता है। ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद कह रहा हो, अभी जर्नी बाकी है। यहाँ तक ट्रेल काफ़ी सीनिक फील होता है। जंगल और रिवर के बीच से गुजरता हुआ ये पाथ धीरे धीरे आपको हिमालय के और अंदर ले जाता है। हर कुछ डिस्टेंस के बाद नेचर का मूड चेंज होता है। कभी टेंस जंगल, कभी ओपन वैली व्यू, कभी रिवर का पावरफुल साउंड और कभी माउंटेन्स के बीच एक साइलेंट ट्रेल। लेकिन रिवर फ्रंट के बाद स्टार्ट होता है ट्रैक का एक्चुअल चैलेंज। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ट्रेल का पैटर्न बदल जाता है। अब सामने होती है लगातार चढ़ाई। ये स्ट्रेट क्लाइंब बॉडी का रियल टेस्ट लेती है। यहीं पर आपको समझ आता है कि मैप पर जो डिस्टेंस सिंपल लगता है, ग्राउंड पर वो उतना ईजी फील नहीं होता। इसी सेक्शन में कई लोग घोड़ा का ऑप्शन लेते हैं और जो लोग खुद वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए पल्की और पिट्ठू जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। ओल्ड एज ट्रैवलर्स के लिए ये ऑप्शंस काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे जो इजीली ट्रैक कर सकते थे, लेकिन फिर भी एनिमल राइड यूज़ कर रहे थे। ये पूरी तरह पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप ट्रैक का रियल फील लेना चाहते हैं तो इस रूट को वॉक करके एक्सपीरियंस करना ही अलग बात है। ट्रेल के बीच बीच में आपको स्नैक्स और बेसिक फूड स्टॉल्स मिल जाते हैं। टी, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और कुछ बेसिक खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए फूड का इशू ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन वाटर के केस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रूट पर आपको कई जगह वाटर पॉइंट्स के बोर्ड या मार्किंग्स मिल सकते हैं, लेकिन सब पॉइंट्स वर्किंग कंडीशन में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पर वाटर अवेलेबल हो। अगर 10 वाटर पॉइंट्स दिखते हैं तो उनमें से शायद 2 या 3 ही प्रॉपरली वर्किंग मिलते हैं। इसलिए ट्रैक स्टार्ट करते वक्त अपना वाटर साथ कैरी करना ज़रूरी है। ट्रेल पर बॉटल मिल जाती है, लेकिन प्राइस अराउंड 50 से 60 रुपीज़ तक हो सकता है। इस ट्रैक के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर शूज़। अगर वेदर क्लियर हो तो ट्रेल मैनेजेबल लगता है, लेकिन जैसे ही रेन आती है पाथ स्लिपरी हो सकता है। इसलिए गुड ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ बहुत ज़रूरी हैं। और एक वॉकिंग स्टिक भी काफ़ी हेल्प करती है, स्पेशली लॉन्ग क्लाइंब और डिसेंट दोनों में। एक और चीज़ जो ट्रैक में बहुत मैटर करती है वो है लाइट पैकिंग। हाई एल्टीट्यूड और कंटिन्यूस चढ़ाई में हैवी बैग बहुत जल्दी फील होने लगता है। जितना कम और यूज़फुल सामान होगा उतना ट्रैक कंफर्टेबल रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए व्यूज़ और खुलने लगे। कभी जंगल के बीच से ट्रेल, कभी नीचे वैली का फ्रेम, कभी रिवर की आवाज़ और कभी दूर तक खड़े माउंटेन्स। ये ट्रैक सिर्फ चलने का रूट नहीं है, ये धीरे धीरे आपको हिमालय के मूड में ले जाता है। शाम तक हम फाइनली घंगारिया पहुंच गए और घंगारिया पहुंचते ही एक अलग ही रिलीफ फील होता है। पूरे दिन की ट्रैकिंग के बाद ये प्लेस एक प्रॉपर माउंटेन बेस कैंप जैसा लगता है। यहीं से नेक्स्ट डे वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब दोनों के रूट्स आगे बढ़ते हैं। घंगारिया में स्टे और फूड की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको होटल्स, लॉजेस, कैफेज, स्मॉल रेस्टोरेंट्स और बेसिक ट्रैवल नीड्स सब मिल जाती हैं। यहाँ गुरुद्वारा भी है जो इस प्लेस को और भी स्पेशल फील देता है। पूरे दिन के ट्रैक के बाद घनगरिया का एटमॉस्फेयर पीसफुल भी लगता है और अलाइव भी। ट्रैकर्स का मूवमेंट, ठंडी हवा, माउंटेन इवनिंग और अगले दिन के एक्साइटमेंट का फील, सब कुछ मिलकर एक परफेक्ट ट्रैकिंग हॉल्ट बना देते हैं। हमने भी यहीं नाइट स्टे लिया। अब तक हम रोड जर्नी से ट्रेल तक आ चुके थे और अब अगला दिन था इस पूरी जर्नी के सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर के नाम वैली ऑफ फ्लावर्स। आज का दिन इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अवेटेड डे था। आज हम निकल रहे थे वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। सुबह घंगरिया से ट्रैक स्टार्ट होता है। घंगरिया की ठंडी हवा, मॉर्निंग का काम एटमॉस्फेयर और माउंटेन्स के बीच से स्टार्ट होता हुआ ट्रेल, सब कुछ एक अलग ही एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा था। घंगरिया से अराउंड 2 किलोमीटर चलने के बाद एक पॉइंट आता है जहां से 2 रूट्स डिवाइड हो जाते हैं। एक रूट जाता है हेमकुंड साहिब की तरफ और दूसरा रूट ले जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स की पोर्शन। यहीं से वैली ऑफ फ्लावर्स का एक्चुअल फॉरेस्ट जोन स्टार्ट होता है। एंट्री गेट पे आपको परमिट और एंट्री फी लेनी होती है। हमारे टाइम पे एंट्री फी अराउंड 200 रुपीज पर पर्सन थी।
और अगर आप प्रोफेशनल कैमरा कैरी कर रहे हैं तो उसका कैमरा चार्ज काफ़ी हाई हो सकता है, जो 1000 रुपीज़ प्लस तक जा सकता है। इसलिए अगर आप कैमरा गियर ले जा रहे हैं तो एंट्री से पहले लेटेस्ट फीस ज़रूर चेक कर लेना। एंट्री के बाद जैसे ही आप ट्रेल पे आगे बढ़ते हैं, नेचर का मूड धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में आपको थोड़े थोड़े फ्लावर्स दिखने लगते हैं। जंगल और भी साइलेंट और भी डेंस फील होने लगता है। यहाँ का साइलेंस सिटी वाले साइलेंस जैसा नहीं होता। ये साइलेंस लिविंग होता है। इसमें बर्ड्स की आवाज़ होती है, हवा का फ्लो होता है, दूर से आती रिवर की साउंड होती है और माउंटेन्स का एक पीसफुल प्रेजेंस होता है। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद पुष्पावती रिवर का व्यू सामने आता है। यही वो रिवर है जिसे हम घनगरिया ट्रैक के टाइम छोटे फ्लो के रूप में देख रहे थे। लेकिन यहाँ वैली के अंदर ये रिवर और भी वाइड और भी पावरफुल फील होती है। पुष्पावती रिवर का साउंड, उसका कोल्ड फ्लो और उसके आसपास का रॉ माउंटेन लैंडस्केप, इस पॉइंट पे आपको फील होता है कि अब आप किसी नॉर्मल ट्रेल पे नहीं बल्कि हिमालय के एक प्रोटेक्टेड नेचुरल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। रिवर क्रॉस करने के बाद वैली ऑफ फ्लावर्स का रियल ट्रेल स्टार्ट होता है। यहाँ पाथ नैरो हो जाता है और कुछ सेक्शंस डिफिकल्ट फील हो सकते हैं। कभी ट्रेल स्टीप होता है, कभी स्टोन्स पे केयरफुली चलना पड़ता है और कभी साइड में डीप वैली का व्यू आपको स्लो चलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इसी के साथ जंगल और वैली की ब्यूटी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। हर तरफ नेचर अपने प्योर फॉर्म में होता है। ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स, वाइल्ड फ्लावर्स, रिवर साउंड और बीच से गुजरता हुआ एक नैरो हिमालयन ट्रेल। ये वो प्लेस है जहां आप कैमरा से ज़्यादा आंखों से कैप्चर करना चाहते हो। कुछ और आगे चलने के बाद रिवर पॉइंट आता है। 2-3 चढ़ाई वाले पैचेस क्रॉस करने के बाद ट्रेल धीरे धीरे ओपन होने लगता है और फिर वैली का लैंडस्केप फ्लैट फील होना स्टार्ट होता है। यहीं से वैली ऑफ फ्लावर्स का एक्चुअल मैजिक रिवील होता है। रिवर पॉइंट के बाद आपको फ्लावर्स और वैली का रियल व्यू मिलना स्टार्ट होता है। दूर तक फैली हुई वैली, माउंटेन्स के बीच ग्रीन कारपेट जैसा लैंडस्केप और उसके ऊपर स्कैटर्ड फ्लावर्स। ये सब देखकर समझ आता है कि इस प्लेस को वैली ऑफ फ्लावर्स क्यों कहा जाता है। यहाँ फ्लावर सिर्फ एक जगह नहीं दिखते, वो ट्रेल के साइड में, स्लोप्स पर, रिवर के पास और पूरी वैली के मूड में घुले हुए फील होते हैं। कभी क्लाउड्स वैली के ऊपर से पास होते हैं, कभी माउंटेन्स हाफ हिडन हो जाते हैं और कभी सनलाइट फ्लावर्स पे पड़कर पूरे फ्रेम को ड्रीम जैसा बना देती है। वैली ऑफ फ्लावर्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गार्बेज बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप जो भी फूड, स्नैक्स, वाटर बॉटल, प्लास्टिक या कोई भी आइटम साथ लेकर जाते हैं उसे वापस पैक करके लाना होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंट्री के टाइम आपके आइटम्स नोट कर सकता है और रिटर्न पे आपको मेन गेट पर रिपोर्ट करना होता है। यूजुअली इवनिंग तक अराउंड 5 PM आपको मेन गेट पर वापस रिपोर्ट करना होता है। इसलिए वैली के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अंदर जाते हैं उतना ही रिटर्न डिस्टेंस भी ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ फूड स्टॉल्स नहीं मिलते, इसलिए लाइट स्नैक्स और वाटर साथ कैरी करना ज़रूरी है। लेकिन याद रखें, जो लेकर जाओ वो वापस भी लेकर आओ, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक प्रोटेक्टेड नेचुरल हेरिटेज है और इसकी ब्यूटी तभी सेफ रहेगी जब हम इस प्लेस को रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्लोर करेंगे। वैली के अंदर वॉक करते हुए एक मोमेंट आता है जब आप कुछ बोलना बंद कर देते हो, बस देखते हो माउंटेन्स को, फ्लावर्स को, क्लाउड्स को और उस साइलेंस को जो सिर्फ हिमालय में मिलता है। ये प्लेस लाउड नहीं है, ये प्लेस स्लोली आपके अंदर उतरता है। हर व्यू, हर साउंड, हर टर्न आपको नेचर के और करीब ले जाता है। डे 4 का ये एक्सपीरियंस हमारे लिए सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक लिविंग लैंडस्केप के अंदर चलने जैसा था। एक ऐसी वैली जहां नेचर अपनी ब्यूटी को बिना किसी फिल्टर के दिखाता है। शाम तक हम वापस घंगरिया पहुंच गए। अराउंड 6 PM तक हमने घंगरिया रीच किया और वहीं नाइट स्टे लिया। पूरे दिन के ट्रैक के बाद बॉडी टायर्ड थी, लेकिन माइंड कंप्लीटली पीसफुल था। घंगरिया में आपको फूड और स्टे की ऑप्शंस मिल जाती हैं और अगर ट्रैक के बाद लेग्स हैवी फील हो रहे हों तो यहाँ लोकल मसाज वाले भी मिल जाते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं अगर नेक्स्ट डे रिटर्न ट्रैक के लिए बॉडी को थोड़ा रिलैक्स फील करवाना हो।
डे 4 का एंड एक अलग सेटिस्फैक्शन के साथ होता है। आज हमने सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स देखी नहीं, आज हमने हिमालय को उसके सबसे सॉफ्ट, सबसे कलरफुल और सबसे पीसफुल फॉर्म में फील किया। और अब आज हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है। सुबह हम घंगरिया से वापस पुलना विलेज की तरफ ट्रैक स्टार्ट करते हैं। कल तक जो ट्रेल हमें वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ ले जा रहा था, आज वही ट्रेल हमें वापस रोड जर्नी की तरफ ला रहा था। माउंटेन्स वही थे, रिवर का साउंड वही था, जंगल का साइलेंस भी वही था, लेकिन अब फीलिंग थोड़ी डिफरेंट थी। कल हम एक्साइटमेंट के साथ वैली की तरफ जा रहे थे और आज हम उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर लेकर वापस आ रहे थे। घंगरिया से पुलना तक रिटर्न ट्रैक में डाउनहिल सेक्शंस इजी लगते हैं, लेकिन नीज और लेग्स पर प्रेशर क्लियरली फील होता है। इसलिए डिसेंट में भी प्रॉपर शूज, वॉकिंग स्टिक और स्लो पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलना पहुंचने के बाद हमने वापस लोकल जीप ली और फिर गोविंद घाट रिटर्न आए। गोविंद घाट पहुंचते ही हमारी ट्रैक जर्नी ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी थी। अब फिर से सफर व्हील्स पर स्टार्ट होने वाला था। गोविंद घाट से बद्रीनाथ धाम अराउंड 25 किलोमीटर के आसपास है। डिस्टेंस ज्यादा नहीं लगता, लेकिन माउंटेन्स में हर किलोमीटर अपना टाइम लेता है। रोड के दोनों तरफ हाई माउंटेन्स, नीचे रिवर व्यू और आसमान में क्लाउड्स का मूवमेंट। इस रूट का हर फ्रेम स्पिरिचुअल फील देता है। जब हम बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहे थे, वेदर धीरे धीरे चेंज हो रहा था और जब हम बद्रीनाथ रीच हुए तब रेन स्टार्ट हो चुकी थी। पहाड़ों में रेन का अपना अलग ही मूड होता है। क्लाउड्स माउंटेन्स के बीच खेलते हुए लगते हैं। फॉग कभी रोड को कवर कर लेती है, कभी टेम्पल टाउन के ऊपर से स्लो मूव करती है और कभी नीलकंठ पीक के आसपास एक डिवाइन फ्रेम क्रिएट कर देती है। बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते इवनिंग हो चुकी थी। अराउंड 5 PM के आसपास हम वहां रीच हुए। पहले हमने थोड़ा रेस्ट लिया और फिर इवनिंग में बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए निकले। बद्रीनाथ का मार्केट, टेम्पल के आसपास श्रद्धालुओं का मूवमेंट, ठंडी हवा, रेन का एटमॉस्फेयर और माउंटेन्स के बीच बसा हुआ ये धाम, सब कुछ मिलकर एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करते हैं। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और 4 धाम यात्रा के सबसे इंपॉर्टेंट धाम्स में से एक माना जाता है। यहाँ आकर लगता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स की नेचुरल ब्यूटी के बाद ये जर्नी अब डिवोशन के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। टेम्पल के आसपास का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। एक तरफ अलकनंदा रिवर का फ्लो, दूसरी तरफ कलरफुल मार्केट और बैकग्राउंड में स्टैंडिंग माउंटेन्स। और जब क्लाउड्स और रेन के बीच टेम्पल का व्यू दिखता है तो सीन और भी सिनेमैटिक और भी डिवाइन लगने लगता है। यहाँ का हॉट वाटर स्प्रिंग, जिसे ताप्त कुंड के नाम से जाना जाता है, श्रद्धालुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर दर्शन से पहले कई डिवोटीज यहाँ स्नान करते हैं। रेन के कोल्ड वेदर में हॉट स्प्रिंग की स्टीम, टेम्पल बेल्स की आवाज और रिवर का साउंड बद्रीनाथ के एटमॉस्फेयर को और भी स्पिरिचुअल बना देते हैं। और अगर वेदर क्लियर हो तो बद्रीनाथ से नीलकंठ पीक का व्यू इस पूरी जर्नी का एक अनफॉरगेटेबल फ्रेम बन सकता है। लेकिन हमारे टाइम पर रेन और क्लाउड्स का एक अलग ही प्ले चल रहा था। कभी माउंटेन्स हाइड हो जाते थे, कभी क्लाउड साइड होते थे और कभी नीलकंठ का ग्लिम्स मिलता था। ये नेचर का लाइव शो जैसा था। डे 5 हमारे लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। मॉर्निंग में घंगरिया से रिटर्न ट्रैक, आफ्टरनून में गोविंद घाट से बद्रीनाथ ड्राइव और इवनिंग में बद्रीनाथ धाम दर्शन। एक ही दिन में ट्रेल, रोड, रेन, रिवर, मार्केट, माउंटेन्स और मंदिर, सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस हुआ। वैली ऑफ फ्लावर्स ने हमें नेचर का सॉफ्ट और कलरफुल फॉर्म दिखाया था और बद्रीनाथ धाम ने हमें हिमालय का स्पिरिचुअल फॉर्म फील कराया। डे 5 का एंड इसी पीसफुल एनर्जी के साथ होता है। आज सफर कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अंदर से लग रहा था कि जर्नी का पर्पस कंप्लीट हो गया है। आज से हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है। बद्रीनाथ से वापस प्लेन्स की तरफ आना हमेशा एक मिक्स्ड फीलिंग देता है। एक तरफ घर लौटने का कंफर्ट होता है और दूसरी तरफ हिमालय को छोड़ने का हल्का सा इमोशन। हमारा रिटर्न रूट बद्रीनाथ से ऋषिकेश साइड था। ऋषिकेश इस पूरी जर्नी का मेन कनेक्शन पॉइंट है।
क्योंकि यहीं से वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और अपर उत्तराखंड रूट्स के लिए मेजर रोड मूवमेंट स्टार्ट होता है। रिटर्न जर्नी में भी रोड व्यूज ब्यूटीफुल होते हैं। सेम माउंटेन्स, सेम रिवर, सेम रोड्स। लेकिन अब उन्हें देखने का नजरिया चेंज हो चुका होता है। जब आप एक ट्रैक कंप्लीट करके वापस लौटते हो तो माउंटेन्स सिर्फ व्यू नहीं लगते, वो मेमोरीज बन जाते हैं। पुलना का ट्रेल, घंगरिया की इवनिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स का साइलेंस, पुष्पवती रिवर का साउंड और बद्रीनाथ धाम का डिवाइन एटमॉस्फेयर, सब कुछ रिटर्न रोड पे बार बार याद आता है। लेकिन माउंटेन जर्नी प्लान करते टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। रेनी सीजन में पहाड़ी रोड्स पर लैंडस्लाइड का रिस्क रहता है। कभी रोड ब्लॉक हो सकती है, कभी ट्रैफिक होल्ड हो सकता है और कभी एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने में भी एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स या बद्रीनाथ रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो स्केड्यूल टाइट मत रखो, एक्स्ट्रा बफर टाइम जरूर रखो। कभी कभी रिटर्न जर्नी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती और ऋषिकेश या रूट के किसी सेफ प्लेस पे स्टे करके नेक्स्ट डे आगे ट्रैवल करना बेटर होता है। हमारी रिटर्न जर्नी भी लॉन्ग थी और होम रीच करने में ऑलमोस्ट 2 डेज का टाइम लग सकता है। माउंटेन्स में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेशेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 6 में जब हम वापस ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे थे तो एक बात क्लियरली फील हो रही थी। ये जर्नी सिर्फ एक ट्रैक नहीं थी, ये रोड ट्रिप भी थी, ये नेचर एस्केप भी थी, ये स्पिरिचुअल यात्रा भी थी और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक रिमाइंडर थी कि हिमालय हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर भेजता है। कभी साइलेंस, कभी स्ट्रेंथ, कभी पीस और कभी एक ऐसी मेमोरी जो लाइफ भर साथ रहती है। जयपुर से देवप्रयाग, देवप्रयाग से गोविंद घाट, गोविंद घाट से घंगरिया, घंगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स और फिर बद्रीनाथ धाम। हर प्लेस ने इस जर्नी में अपना एक इमोशन ऐड किया। देवप्रयाग ने स्पिरिचुअल बिगिनिंग दी, गोविंद घाट ने ट्रैक का गेटवे दिया, घंगरिया ने माउंटेन बेस कैंप का फील दिया, वैली ऑफ फ्लावर्स ने नेचर का मैजिक दिखाया और बद्रीनाथ धाम ने जर्नी को ब्लेसिंग बना दिया। ये थी हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ धाम की हिमालयन जर्नी। एक जर्नी जहां रोड्स ने गाइड किया, रिवर्स ने साथ दिया, माउंटेन्स ने प्रोटेक्ट किया, फ्लावर्स ने सरप्राइज किया और फेथ ने सफर को कंप्लीट किया। अगर आप माउंटेन लवर हो, नेचर सीकर हो या ट्रैकर हो तो वैली ऑफ फ्लावर्स आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। लेकिन जब भी जाओ, नेचर को रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्लोर करो। गार्बेज वापस लाओ, वाटर कैरी करो, प्रॉपर शूज पहनो और माउंटेन्स के रूल्स को लाइटली मत लो। क्योंकि हिमालय ब्यूटीफुल है, लेकिन हिमालय को रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है। वेलकम बैक टू ट्रैक गुरु इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, एक नए रोड, एक नए ट्रेल और एक नई हिमालयन स्टोरी के साथ।